गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, टाटा सन्स के चेयरमैन, एयरबस इंटरनेशनल के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, डिफेंस और एविएशन सेक्टर के उद्योगों के साथ जुड़े सभी साथी, देवी और सज्जनों, नमस्कार। આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં તો દિવાળી દેવ દિવાળી સુધી ચાલે અને દિવાળીના આ પર્વ દરમિયાન વડોદરાને, ગુજરાતને, દેશને એક અનમોલ ભેટ મળી છે। ગુજરાત માટે તો નવું વર્ષ છે। હું પણ નવા વર્ષમાં આજે પહેલી વાર ગુજરાત આવ્યો છું। આપ સૌને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बनी दवाइयां और वैक्सीन भी आज दुनिया में लाखों लोगों का जीवन बचा रही है। भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने मोबाइल फोन, भारत में बनी कारें आज कितने ही देशों में छाई हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेक इन इंडिया। साथियों, आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। वैसे तो भारत पहले से ही काफी देशों में विमान के छोटे मोटे पुर्जे पार्ट्स निर्यात करता रहा है,
लेकिन अब देश में पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है। मैं इसके लिए टाटा ग्रुप को और एयरबस डिफेंस कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की 100 से ज्यादा एमएसएमई भी जुड़ेगी। भविष्य में यहां दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का संकल्प भी इस धरती से और मजबूत होने वाला है। साथियों, आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री हवाई सफर के यात्री होने वाले हैं। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि विकास कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। आज का यह आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज के इस आयोजन में विश्व के लिए भी एक संदेश है। आज भारत दुनिया के गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लेकर के आया है। कोरोना और युद्ध से बनी परिस्थितियों के बावजूद, सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आज भारत में ऑपरेटिंग कंडीशंस लगातार सुधर रही। आज भारत में जोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर है, क्वालिटी पर भी है। आज भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई आउटपुट आउटकम का अवसर दे रहा है। आज भारत के पास स्किल मैन पावर का बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। बीते 8 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए, उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक अभूतपूर्व एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर आज भारत का है, उतना पहले कभी नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो, उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का रास्ता खोलना हो, डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना हो, लेबर रिफॉर्म्स करना हो, 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ 4 कोड्स में बदलना हो, 33,000
उससे ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म करना हो, दर्जनों टैक्सेस के जाल को खत्म करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाना हो, भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। और साथियों, इस सफलता के पीछे एक और बड़ी वजह है, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वजह है, वो है माइंडसेट में बदलाव, मानसिकता में बदलाव। हमारे यहां लंबे समय से सरकारें इसी माइंडसेट से चली कि सब कुछ सरकार ही जानती है, सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। इस माइंडसेट ने देश के टैलेंट को दबा दिया, भारत के प्राइवेट सेक्टर का सामर्थ्य बढ़ने नहीं दिया। सबका प्रयास की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे देश ने अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को समान भावना से देखना शुरू किया। साथियों, पहले की सरकारों में माइंडसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए, कुछ सब्सिडी देकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिंदा रखा जाए। इस सोच ने भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत नुकसान किया। इस वजह से पहले न ही कोई ठोस नीति बनाई गई और साथ ही लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मेरे देश की युवा पीढ़ी इसको भली भांति जान सकती। अब आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिससे बदलाव दिखने लगा। आज हमारी पॉलिसी स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक है। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज के जरिए देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। साथियों, पहले एक माइंडसेट ये भी था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। आज हम सर्विस सेक्टर भी संभाल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी समृद्ध बना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश सिर्फ सर्विस सेक्टर या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकता। हमें विकास के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा है। पहले की सोच में एक और गलती भी थी। माइंडसेट ये था कि हमारे यहां स्किल मैन पावर की कमी है, देश के स्किल पे भरोसा नहीं था, देश की टैलेंट पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर एक प्रकार से उदासीनता रही, उस पर कम ध्यान दिया गया। लेकिन आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे आगे रहने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट तक
हम हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और उसके लिए एक माहौल तैयार किया। इन सारे बदलावों को आत्मसात करते हुए आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की विकास यात्रा इस पड़ाव पर पहुंची है। साथियों, हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। और ऐसा भी नहीं कि विदेशी निवेश सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में ही आया हो। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है। 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही $3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। साल 2000 से 2014 तक इस सेक्टर में जितना निवेश हुआ था उससे यानी वो 14 साल की तुलना में इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल $25 बिलियन पार कर जाएगा। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन से अधिक होंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी इस सेक्टर को स्केल अप करने में मदद मिलेगी। वैसे मैं आज देश के रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने गांधीनगर में बहुत शानदार डेफ एक्सपो आयोजन किया। डिफेंस से जुड़े सारे इक्विपमेंट्स का वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और राजनाथ जी को मैं बधाई देता हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो था। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस डेफ एक्सपो में प्रदर्शित सभी उपकरण और टेक्नोलॉजी सबके सब भारत में बने थे। यानी प्रोजेक्ट C295 का प्रतिबिंब हमें आने वाले वर्षों के डेफ एक्सपो में भी दिखाई देगा। मैं टाटा ग्रुप को और एयरबस को इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडस्ट्री से जुड़े साथियों से अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि अनेक क्षेत्र के सभी वरिष्ठ उद्योग जगत के साथी आज इस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। देश में इस समय निवेश के लिए जो अभूतपूर्व विश्वास बना है उसका अधिक से अधिक लाभ आप उठाएं। आप जितने एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं ये मौका जाने मत दीजिए। देश के जो स्टार्टअप्स हैं
मैं उद्योग जगत के एस्टैब्लिश्ड जो प्लेयर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा, देश के जो स्टार्टअप्स हैं, हम उन्हें कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं सब बड़ी इंडस्ट्री एक स्टार्टअप सेल अपने यहां बनाएं और देश भर में जो हमारी नए नौजवान स्टार्टअप पे काम करते हैं उनका अध्ययन करें और उनके काम में उनकी रिसर्च क्या मैच कर सकती है उसका हैंड होल्डिंग करें। आप देखिए बहुत तेजी से आप भी बढ़ेंगे और मेरे वो नौजवान आज स्टार्टअप की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी भी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। रिसर्च में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सीमित ही है। इसको हम मिलकर बढ़ाएंगे तो इनोवेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का और सशक्त इकोसिस्टम विकसित कर पाएंगे। सबका प्रयास का मंत्र हम सबको काम आएगा, हम सबके लिए मार्गदर्शक रहेगा और हम सब उसी राह पर चल पड़ेंगे। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस आधुनिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। मैं देश की युवा पीढ़ी को भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नवीन ऊर्जा से भरे इस उद्बोधन के लिए, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के विजन और